साथियों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है आरसी गोचर और आज हम जो पढ़ेंगे वो टॉपिक है किरचॉफ के नियम। साथियों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किरचॉफ का नियम जो हम पढ़ेंगे इससे पहले आपको मैंने पढ़ाया था ओम का नियम। तो यहाँ ओम का नियम का नाम मैं आपको क्यों ले रहा हूँ किरचॉफ के नियम में, उसका कारण है दोस्तों कि ओम का नियम हमें क्या बताता है। एक बार मैं हल्का सा रिपीट करना चाहता हूँ। ओम का नियम हमें ये बताता है किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, उसका प्रतिरोध और सिरों के बीच जो विभवांतर है, इन तीनों में रिलेशन बताता है ओम का नियम। ये मैंने आपको बताया था। परंतु साथियों ओम का नियम सिर्फ और सिर्फ सिंपल सर्किट में, साधारण परिपथ में ये रिलेशन बता सकता है। जहाँ बात आती है जटिल परिपथों की या जहाँ तारों का जाल बिछा हुआ है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, वहाँ पर ओम के नियम का उपयोग करना संभव नहीं है। साथियों कहाँ ओम के नियम का उपयोग करना संभव नहीं? जटिल परिपथों में, बहुत जटिल परिपथ है, समझने की कोशिश करना, या जहाँ पर तारों का जाल बिछा हुआ है, ऐसी स्थिति में ओम के नियम का प्रयोग करना संभव नहीं है। तो जब हम ओम के नियम का प्रयोग नहीं करेंगे तो वहाँ पर किस नियम की सहायता से करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध का मान ज्ञात कर पाएंगे? तो साथियों उसके लिए जर्मनी के हमारे प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है गुस्ताव किरचॉफ। मैं नाम लिख देता हूँ। किरचॉफ का नियम का प्रतिपादन किया था गुस्ताव किरचॉफ। ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे साथियों। इन्होंने एक नहीं, किरचॉफ के दो नियम जिसे हम कहेंगे, तो इन्होंने दो नियम प्रतिपादित किए गुस्ताव किरचॉफ ने। और ये नियम क्या ज्ञात कर सकते हैं? करंट और वोल्टेज और तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इनका उपयोग कहाँ कर सकते हैं साथियों? तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि इनका उपयोग हम ऐसे स्थान पर कर सकते हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नेटवर्क हो या बहुत जटिल परिपथ हो। तो जटिल परिपथों में किरचॉफ के नियम का हम उपयोग करेंगे। एक इम्पोर्टेंट बात वो है कि ये नियम जो भी हैं, दोनों नियम ये ऊर्जा और आवेश संरक्षण को प्रदर्शित करते हैं। ये बात ध्यान रखिए, ये नियम ऊर्जा और आवेश संरक्षण, ये एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन, कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण और कौन सा नियम आवेश संरक्षण को प्रदर्शित करता है। तो आगे बताऊंगा मैं आपको कौन सा नियम ऊर्जा और कौन सा नियम आवेश संरक्षण को प्रदर्शित करता है। आपकी ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि किरचॉफ के दो नियम हैं। जो गुस्ताव किरचॉफ जो वैज्ञानिक थे, जर्मनी वैज्ञानिक, उन्होंने दो नियम दिए। क्यों दिए साथियों? क्योंकि ओम के जो नियम थे, ओम के नियम की सहायता से हम करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध का मान तो ज्ञात कर सकते हैं, या ओम ने इन तीनों में रिलेशन बताया, पर ये सिंपल सर्किट तक ही रहा, उससे आगे नहीं बढ़ पाया। जटिल परिपथों में उनका उपयोग हम संभव नहीं कर पाए, या हम ये बोल सकते हैं कि उनका यूज संभव नहीं है सिर्फ जटिल परिपथों में। तो जटिल परिपथों के लिए किरचॉफ के नियम का यूज़ किया गया। साथियों अब किरचॉफ के नियम की बात आती है तो किरचॉफ ने दो नियम दिए। जो किरचॉफ का पहला नियम था वो था धारा का नियम। इसको धारा का नियम भी बोल सकते हैं, या आप यूँ भी बोल सकते हो किरचॉफ का प्रथम नियम। दोनों बात ध्यान रखनी है। पूछ लिया जाता है धारा का नियम किसे कहते हैं, तो धारा का नियम और प्रथम नियम एक ही बात है। अब मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ। देखो साथियों, कम से कम मैं लिखूँगा और आप डायग्राम से समझने की कोशिश करना। आप लिखना जो आपका थ्योरी हो आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो धारा का नियम क्या बोलता है मित्रों? धारा का नियम बोलता है सिग्मा आई इक्वल टू 0। समझने की कोशिश करना। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, मतलब करंट का जोड़, करंट का योग। तो किरचॉफ के नियम ने क्या बोला? करंट का योग क्या होता है? शून्य होता है। देखो डायग्राम की सहायता से समझो, बहुत अच्छा रहेगा। पूरा ध्यान इधर दो। साथ ही ये मान लेते हैं हम जंक्शन बिंदु। जंक्शन बिंदु बोल सकते हो आप, हिंदी में संधि बोल सकते हो, नोड बोल सकते हो। अगर पेपर में तीनों पॉइंट आते हैं, तीनों में से कोई भी आए तो आपको ये समझना है कि ये जंक्शन बिंदु है। जंक्शन बिंदु बोल सकते हो, संधि बोल सकते हो और नोड भी बोल सकता है। एग्जामिनर कुछ भी बोल सकता है। इस पर करंट आ रही है साथियों, इसका नाम हमने दे दिया I1 धारा I। I2 यहाँ से निकल गई, I2 भी I3 निकल गई जंक्शन बिंदु से। समझने की कोशिश करना, आपको किरचॉफ का नियम बिल्कुल अच्छी तरह याद हो जाएगा। I5
अंदर आई। देखो साथियों, किरचॉफ का नियम क्या है? किरचॉफ का पहला नियम ये बोलता है कि इस नियम के अनुसार किसी परिपथ की, परिपथ आप समझते ही हो, किसी परिपथ की प्रत्येक संधि पर, जैसे कि ये परिपथ है, इसकी ये संधि क्या हो गई, ये संधि पर, किरचॉफ का नियम ये बोलता है कि किसी परिपथ की प्रत्येक संधि पर धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। इस संधि पर जितनी भी ये धाराएं हैं, इनको, इन सब धाराओं को हम किससे रिप्रेजेंट कर लेंगे? आई से। समझना, I1, I2, I3, I4, I5, ये सब क्या है? हम आई से रिप्रेजेंट कर लेंगे इसको, आई है। तो इस संधि बिंदु पर धाराओं का बीजीय योग क्या होता है? शून्य होता है। ये किरचॉफ के पहले नियम के अनुसार है। किरचॉफ का पहला नियम क्या कहलाता है कि जंक्शन बिंदु पर, जंक्शन बिंदु बोलो, संधि बोलो, एक ही चीज है, बिंदु पर धाराओं का, ये की यही लाइन लिखनी है हमको, धाराओं का बीजीय योग, धाराओं का बीजीय योग क्या होता है मित्रों? शून्य होता है। ये किरचॉफ के प्रथम नियम में बोला गया है। आपको समझ में आ गया होगा। ये जंक्शन बिंदु है, इस पर ये जितनी भी धाराएं हैं, इन सब का टोटल क्या होगा? शून्य होगा। ये कहा था किरचॉफ के पहले नियम में। अब देखो, चित्र की सहायता से समझो आप कि ये जंक्शन बिंदु है, तो इस जंक्शन बिंदु पर जो धाराएं आ रही है उसको हम क्या मानेंगे? पॉजिटिव। उसको हम क्या मान लेंगे? पॉजिटिव। यहाँ थोड़ा मैं लिख देता हूँ, आने वाली धाराएं, आने वाली धाराएं। तो आने वाली धाराएं को हम रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव से। देखो इसमें कौन कौन सी धाराएं आ रही है जंक्शन बिंदु पर? एक तो I1 आ रही है, I2 भी जा रही है, 3, 4 भी जा रहा है, और I5, मतलब 2 धाराएं आ रही है। कौन कौन सी आ रही है? I1 और I5, ठीक है। तो आने वाली धाराओं को हम क्या मान लेंगे? पॉजिटिव। इसी तरह जाने वाली धाराएं, तो जाने वाली धाराएं को हम क्या मानेंगे? नेगेटिव। जाने वाली धाराएं कौन सी साथियों? समझो, जंक्शन बिंदु से जा रही है I2, I3 और I4, 3 धाराएं जा रही है और 2 धाराएं आ रही है। चित्र की सहायता से आप समझने की कोशिश करो। चित्र में अंदर कौन कौन सी आ रही है जो पॉजिटिव है? I1, I5, ये 2 ही धाराएं अंदर आ रही है। देखो, और बाहर कौन कौन सी जा रही है? I2, I3 और I4। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब देखिए किरचॉफ का नियम क्या बोलता है। किरचॉफ का नियम ये बोलता है कि जंक्शन बिंदु पर धाराओं का बीजीय योग क्या होता है? शून्य होता है। तो इनका बीजीय योग करेंगे। बीजीय योग मतलब इन सबका जोड़। तो साथियों, आने वाली धाराएं क्या रिप्रेजेंट करेगी? पॉजिटिव। तो यहाँ पे आने वाली सबसे पहले क्या है? I1, I1 प्लस में रहेगी क्योंकि पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि आ रही है। I1 के बाद क्या है? I2, I2 कहाँ जा रही है? बाहर जा रही है। तो जाने वाली धाराएं क्या होती है? नेगेटिव। तो I2 भी बाहर जा रही है, ठीक है। उसके बाद I3 भी क्या जा रही है? बाहर। तो यहाँ क्या लगा देंगे? माइनस का चिन्ह लगाएंगे, नेगेटिव लगाएंगे। और फिर I4 भी बाहर जा रही है, तो जाने वाली धाराएं क्या? माइनस। तो ये भी हो गई I4, माइनस हो गई। उसके बाद I5 क्या आ रही है? अंदर आ रही है। तो साथियों, आने वाली धारा को किससे रिप्रेजेंट? प्लस से। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस I5। और इन सब का बीजीय योग क्या होता है? शून्य होता है। ये कहा था किरचॉफ के पहले नियम में। यहाँ तक मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार दोबारा कोशिश करें। एक बार मैं पुनः बता देता हूँ आपको। साथियों, ये चित्र की सहायता से ध्यान दें। चित्र में देखो, I1 अंदर जंक्शन बिंदु पर I1 आ रहा है और I5 आ रहा है। तो आने वाली धाराएं क्या होती है? धनात्मक होती है। तो इसको हम I1 और I5 धनात्मक है। जाने वाली धाराएं क्या होती है मित्रों? ऋणात्मक होती है। तो कौन गई? I2 गया, I3, I4, तीनों गई। तो हम देखो इनके सामने हमने क्या लगा दिया? ऋणात्मक लगा दिया। ये नियम बोलता है कि इनका बीजीय योग क्या होता है? शून्य। इसलिए हमने इसको क्या कर दिया? यहाँ शून्य था तो यहाँ पर भी शून्य कर दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, समझो। अब I1 प्लस प्लस एक साइड हो जाएंगे, I1 प्लस I5, बाकी ये सब इधर चली जाएगी। जब बराबर से क्रॉस कोई संख्या जाती है तो वो क्या हो जाती है? उसका जो माइनस होता है तो प्लस हो जाएगी, प्लस होती है तो माइनस हो जाएगी। तो I2 माइनस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस I2। I3 माइनस है तो इधर जाके प्लस I3, और I4 माइनस है तो इधर आके प्लस I4। ये चीज़ आपके समझ में आना चाहिए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। I1 प्लस I5 ये दोनों तो अपने स्थान पर है।
इन तीनों को हमने क्या किया, बराबर से इधर लेके आ गए। तो I1 प्लस I5 बराबर क्या हो गया, I2 प्लस I3 प्लस I4। साथियों तो यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकलता है, देखो I1 और I5 क्या है, आने वाली धाराएं। देखो समझो, I1 और I5 क्या है, जंक्शन बिंदु पर आने वाली धारा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि आने वाली धाराएं, ये तीनों क्या है साथियों, I2 I3 I5। देखो आप स्वयं देखिए चित्र में, देखो बाहर जा रही है, ये भी बाहर, ये बाहर, तो ये है जाने वाली धाराएं। ये क्या कहलाएगी, जाने वाली धाराएं। समझो तो दोस्तों। तो किरचॉफ का जो नियम है उसको हम ये भी बोल सकते हैं, इस तरह भी परिभाषित कर सकते हैं। एक तो परिभाषा ये है, दूसरी परिभाषा हम ये भी बोल सकते हैं इसमें कि किसी संधि बिंदु पर, ये संधि बिंदु था, यहाँ पर आने वाली धाराओं का योग, जाने वाली धाराओं के योग, देखो यहाँ पर आने वाली धाराओं का योग हो रहा है, इधर जाने वाली धाराओं का योग हो रहा है, ये दोनों क्या हैं, बराबर है। दूसरी परिभाषा आप स्वयं लिखिए, इसको मैं नहीं लिखूंगा। दूसरी परिभाषा क्या लिखोगे कि किसी भी जंक्शन बिंदु पर, परिपथ के किसी भी जंक्शन बिंदु पर, संधि बिंदु पर या नोड पर, एक ही चीज़ है, इन तीनों पर आने वाली धाराओं का योग, आने वाली धाराएं कौन कौन सी, I1 और I5, इनका योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ये किरचॉफ का पहला नियम है साथियों। तो इसकी दो परिभाषाएं हो गई, एक तो परिभाषा ये हो गई और एक परिभाषा ये हो गई, आने वाली धाराएं बराबर जाने वाली धाराएं। समझ गए होंगे आप। अब ये जो नियम है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इनमें एक नियम ऊर्जा संरक्षण और एक दूसरा नियम आवेश संरक्षण पर कार्य करता है। तो साथियों जो पहला नियम है वो करता है आवेश संरक्षण को प्रदर्शित करता है। किरचॉफ का प्रथम नियम किसे प्रदर्शित करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये आवेश संरक्षण को प्रदर्शित करता है। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपको किरचॉफ का पहला नियम समझ में आया होगा साथियों, इतना सही किरचॉफ का पहला नियम है। कोशिश करो, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर करें और मुझे बताएं क्या चीज़ इसमें समझ में नहीं आई, मैं आपका आंसर दूंगा उसमें। ठीक है साथियों, अब हम पढ़ते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे साथियों किरचॉफ का दूसरा नियम। तो जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है, आप द्वितीय बोल सकते हो, दूसरा बोल सकते हो, एक ही बात है। इसको बोलते हैं वोल्टता का नियम। क्या बोलते हैं, वोल्टता का नियम या वोल्टेज नियम भी इसे बोल सकते हो। तो ये भी बात ध्यान रखिए, किरचॉफ का जो पहला नियम है उसको क्या बोलते हैं, करंट का नियम, और किरचॉफ का जो दूसरा नियम है उसे क्या बोलते हैं, वोल्टेज का नियम या वोल्टता का नियम। साथियों जो पहला नियम था वो आवेश संरक्षण पर आधारित था। किस पर, आवेश संरक्षण पर। और जो किरचॉफ का दूसरा नियम है यह है ऊर्जा संरक्षण पर। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वोल्टेज नियम, वो किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर। साथियों इसको भी आप चित्र की सहायता से समझने की कोशिश करना, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। किरचॉफ का दूसरा नियम, इसमें क्या बोला गया है साथियों कि किसी बंद परिपथ में, मैं आपको इसको भी चित्र की सहायता से समझाता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। इसके लिए साथियों हम एक चित्र बनाते हैं, इसमें ये प्रतिरोध ले लेते हैं। इस प्रतिरोध पर हम V वोल्टेज अप्लाई करते हैं, या ये मान लो आप एक बैटरी लगा देते हैं, इसका उस बैटरी का वोल्टेज है V। ठीक है दोस्तों, अब ये प्रतिरोध है, इसका हम नाम दे देंगे, ये R1 दे दिया, ये R2, ये R3। यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा। अब साथियों जब ये हम यहाँ से सप्लाई देते हैं, बैटरी ऑन करते हैं, तो इसमें से क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है, इसमें आई करंट फ्लो होगा। तो साथियों सीरीज में है, देखो आगे मैं आपको सीरीज और पैरेलल दोनों कनेक्शन बताऊँगा, उसमें आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। सीरीज है तो देखो ये कहने का मतलब यहाँ से आई जो करंट गुजरेगा वह करंट इसमें जाएगा, फिर वही करंट इसमें जाएगा और वही करंट
इसमें जाएगा, मतलब तीनों में जो धारा है वो समान प्रवाहित होगी। यह आपके समझ में आ गया होगा। अब जो दूसरा नियम है वो क्या बोलता है दोस्तों, करंट तो समान होगी इसमें, पर वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। देखो जो यहाँ पर वोल्टेज होगा वो होगा V1 ड्रॉप, ये क्या, ये जो वोल्टेज ड्रॉप करेगा ये V2 होगा, ये जो वोल्टेज ड्रॉप करेगा ये V3 होगा। और V जो बराबर हो, ओम के नियम से हमने पढ़ा था, V बराबर क्या होता है दोस्तों, IR। तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, V बराबर IR1 ये वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये V2 बराबर IR2, ये V3 बराबर IR3, ये इनका वोल्टेज ड्रॉप होगा। साथियों अब हम बात करते हैं वापस किरचॉफ के द्वितीय नियम पर। चित्र की सहायता से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, इसलिए चित्र पहले बना दिया। ओम का नियम क्या बोलता है कि किसी भी बंद परिपथ में, किसी भी बंद परिपथ में जितनी भी वोल्टेज है, हमने जितनी भी वोल्टेज अप्लाई किया, V किया, और फिर जो ड्रॉप हुआ V2, V1, V2, V3 तीनों ड्रॉप हुआ, इनका बीजीय योग शून्य होता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या बोलता है, किसी भी बंद परिपथ में या किसी भी बंद परिपथ के अंदर भी अगर हम बात करें कि विद्युत जाल के, ऐसा बोल सकते हैं, किसी विद्युत जाल के बंद परिपथ में सभी वोल्टताओं का बीजीय योग, जितनी भी वोल्टेज है, देखो इसमें क्या क्या वोल्टेज है, इसमें V है, दूसरा V1 है, तीसरा V2 है, तीसरा V3 है, इन सब का जो बीजीय योग है, इन सब का बीजीय योग मतलब सिग्मा V लिख देंगे इक्वल टू 0, ये कहता है। तृतीय नियम क्या बोलता है, दोबारा समझने की कोशिश करना, कि किसी बंद परिपथ में, ये बंद परिपथ में है, ये बंद परिपथ है, देखो आपके सामने, तो इस बंद परिपथ में वोल्टता का या वोल्टेज का बीजीय योग, बीजीय योग क्या होता है साथियों, शून्य होता है। ये बोलता है किरचॉफ का द्वितीय नियम। किसी बंद परिपथ में वोल्टता का बीजीय योग, इसमें जितने भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं या जितने भी वोल्टेज दिया जा रहा है, उन सबका योग क्या होता है, शून्य होता है। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे सिग्मा V इक्वल टू 0। भाई सिग्मा का मतलब योग होता है, मैं प्रथम नियम में आपको बता चुका हूँ, समझ में आ गया होगा आपकी ये चीज़। इस बंद परिपथ में वोल्टताओं का बीजीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो इस बंद परिपथ में क्या क्या वोल्टेज है, एक तो जो वोल्टेज दिया जा रहा है वो V, इसमें ड्रॉप हो रहा है V1, इसमें V2 और इसमें V3, इन सबका बीजीय योग क्या है, शून्य है। ये बोलना चाहता है किरचॉफ का द्वितीय नियम। अब साथियों बंद परिपथ में, इसमें हम ये बोल सकते हैं कि बंद परिपथ में, दूसरी बात ये बोली इसने, किसी बंद परिपथ में दी जाने वाली वोल्टेज, इस बंद परिपथ में वोल्टेज क्या दी, V दी, इस बंद परिपथ में दी जाने वाली वोल्टेज क्या आएगा, इस बंद परिपथ में दी जाने वाली वोल्टेज सभी वोल्टेज ड्रॉप, अब वोल्टेज ड्रॉप कौन सा है, V1, V2, V3, के योग के बराबर होती है। दूसरी चीज ये बोली इसने कि किसी भी बंद परिपथ में, चित्र की सहायता से समझिए, इसी के लिए समझ में आएगा। दी जाने वाली वोल्टेज क्या है साथियों, V है। तो दी जाने वाली वोल्टेज, सभी वोल्टेज क्या बची, सभी वोल्टेज ड्रॉप। तो वोल्टेज ड्रॉप साथियों ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, ये V3 हो गया, इसके योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये बोला किरचॉफ का द्वितीय नियम। इसमें आप ये भी बोल सकते हो साथियों कि दी जाने वाली जो वोल्टेज है उसको हम क्या ले सकते हैं, पॉजिटिव। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम में बताया था, जो दी जाने वाली वोल्टेज है, तो यहाँ पर दी जाने वाली वोल्टेज क्या है, सिर्फ V है, इसको हम मानेंगे प्लस का। और जो ड्रॉप वोल्टेज है, वोल्टेज ड्रॉप, कंजप्शन वोल्टेज, उसको हम क्या मान लेंगे, नेगेटिव मान लेंगे। तो कंजप्शन वोल्टेज क्या है, V1, V2, V3, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव से। तब भी बात वही है। अब ऐसा बोले कि इनका बीजीय योग शून्य होता है, वापस हम यहाँ से समझते हैं। देखो इसका बीजीय योग होगा तो V पॉजिटिव है, इसके बाद V1 क्या है,
V2 क्या है साथियों, माइनस, V3 क्या है, माइनस। इनका बीजीयोग क्या होता है, शून्य होता है। वापस बात वहीं आ जाएगी। तो V बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो उधर जाते प्लस में हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। बात वही आ गई साथियों जो इससे पहले वाली स्टेप थी। ये दी जाने वाली वोल्टेज, जितनी भी वोल्टेज ड्रॉप है उनका बीजीयोग क्या होता है, बराबर होता है। दी जाने वाली वोल्टेज का मान वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है। ये बोला था किरचॉफ के द्वितीय नियम ने। साथियों द्वितीय नियम आपके समझ में आ गया होगा। द्वितीय नियम है वो किस पर आधारित है, ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगर थोड़ा भी समझ में आया होगा दोस्तों तो आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा साथियों, मैं जॉब पे हूँ और जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं आपके लिए समय निकाल के वीडियो बनाता रहूँगा। ये वीडियो बिल्कुल निःशुल्क है आप लोगों के लिए, आप इसका सदुपयोग करें।